हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, विज्ञान विज्ञान के 200 प्लस साइंस के क्वेश्चंस आपके, ठीक है। विज्ञान बोले आप, साइंस बोले, तो ये सारे क्या हैं, 250 प्लस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 1 में हमने करा दिए थे 120 क्वेश्चन तक। कितने करा दिए थे? 120 क्वेश्चन तक। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है उसको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, या आप एनएमएस अड्डा पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो एनएमएस अड्डा यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चंस हमारे बचे थे हमने बोला था कि उनको पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए कुछ नहीं कर लिए, ठीक है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और आपके व्हाट्सएप चैनल पे भी, वहां से आप देख सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। और तो सारे क्वेश्चंस आप लोग पीडीएफ एक बार प्रिंट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, या आपको मेमोराइज हो जाते हैं या आप याद कर लेते हैं तब तो अच्छी चीज है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 121 नंबर, ठीक है। पहला नहीं बोलेंगे, 121 नंबर बोलेंगे। बहुत लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है, कुछ लोगों ने नहीं देखी है, जाके जरूर देख लीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है हमारा 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधा है? चना, मटर, मक्का, आम। तो एक बीज पत्री पौधे वे होते हैं जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र होता है। तो और जो है क्या, हमारा मक्का एक बीजीय पौधा है, जबकि मक्का क्या है, हमारा एक बीजीय पौधा है। जबकि हमारा चना, मटर और आम ये क्या है, हमारा द्विबीजीय पौधा है। क्या है हमारे? द्विबीजीय पौधा है। क्लियर है? ये क्या है, हमारे द्विबीजीय पौधा है, ठीक। अब फिर पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर, उभयचर का मतलब ब्रैकेट में दिया गया, जल और थल दोनों में रहने वाले हैं? मछली, मेढक, चिड़िया, बकरी। तो आप क्या बोलोगे? देखिए हमने बता दिया, उभयचर वे जंतु होते हैं जो जीवन का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ हिस्सा जमीन पर बिताते हैं। देखिए मेढक इसका एक उदाहरण है। मेढक क्या है हमारा? मेढक इसका क्या है, एक उदाहरण है। मछली सिर्फ केवल आपकी पानी में रहती है, जबकि चिड़िया और बकरी क्या है, हमारे जमीन पर रहती हैं, ठीक है। चिड़िया तो कह देंगे सर उड़ती है। क्लियर है? तो मेढक हमारा क्या है, इसका एक उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ दिन आपका पानी में रहता है, कुछ दिन जमीन में रहता है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता क्या कहलाती है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, समुदाय। तो आप बोलोगे पृथ्वी पर जाने वाले विभिन्न आपके प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन या आपका ओवरी। तो क्या कहेंगे? देखिए पुष्प का नर प्रजनन अंग हमारा कहलाता है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या होगा? पुंकेश्वर, ठीक है। पुंकेश्वर पुष्प नर प्रजनन अंग है, जिसमें आपका प्रकरण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें विकसित होता है? बीज में, फल में, पत्ती में, तना में। तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा, पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। जो पुष्प होता है वो पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निषेचन के बाद बीज दंड ओविल किस में विकसित होता है? फल में, बीज में, पत्ती में या जड़ में। तो निषेचन के बाद आपका पुष्प का जो बीजांड होता है विकसित होकर सीड में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद, गाजर, आलू, चुकंदर। देखिए आलू एक तने का रूपांतरण है, सभी को पता है आलू क्या है हमारा, एक तने का रूपांतरण है जिसके क्या होते हैं, कंद कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होती है आपकी जड़ें नहीं है, तो आलू। शकरकंद और गाजर और चुकंदर जड़ों के रूपांतरण है आपकी। ठीक है, क्लियर है सभी का। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डहेलिया में भोजन संग्रह के लिए कौन सी जड़ें रूपांतरित होती हैं? कंदिल जड़ें, या आपके ग्रंथि नोडुलेटरीज, पुलकित जड़ें, या आपके स्वांगकारी जड़ें। तो आप क्या बोलोगे? जो डहेलिया होता है, डहेलिया में वो भोजन संग्रह के लिए आपके पुलकित जड़ें क्या होती है हमारी, पुलकित जड़ें पाई जाती हैं, और ये जड़ें गुच्छों में होती हैं। क्या होती हैं? ये जड़ें हमारी गुच्छों में होती हैं। ऑप्शन नंबर 3। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अमरबेल कसकटा जिसको बोलते हैं में पोषण अवशोषित करने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? श्वसन जड़ें, चूसक जड़ें, सहारा जड़ें, या आपका वायवीय जड़ें। तो क्या बोलेंगे? तो ये हमारी होती हैं चूसक जड़ें। अम्बरेल जो कसकटा होता है, एक आपका क्या होता है, कसकटा जो होता है एक परजीवी पौधा है, और इसमें क्या होती हैं, चूसक जड़ें। ठीक है, इसमें चूसक जड़ें होती हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए दूसरे पौधे से क्या है, दूसरे पौधे में प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुकंदर किस प्रकार की रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तुर्की रूपी, ठीक है, कह रहा है कुंभी रूपी, और संकरावाद, कंदिल। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए चुकंदर एक कुंभी रूपी जिसको बोलते हैं नेपीफॉर्म, क्या होता है, नेपीफॉर्म जड़ का उदाहरण है, जो ऊपर से गोल और नीचे से अचानक पतली हो जाती है। सभी ने चुकंदर तो देखा होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैसों में ऊष्मा के संरक्षण के लिए उपयुक्त है? चालन, संवहन, विकिरण, या संवहन एवं विकिरित दोनों। तो आप क्या बोलोगे? जो हमारी संवहन होती है, संवहन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ जैसे द्रव्य और गैस में ऊष्मा का संरक्षण होता है, जिसके माध्यम से आपके क्या होते हैं, कण स्वयं गति करते हैं। ठीक है, और कंडक्शन हमारा क्या चलता है, चालन। कंडक्शन ठोस पदार्थों में होता है, चालन ये हमारा क्या है, चालन ये हमारा ठोस पदार्थों में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, चालन हमारा ठोस पदार्थों में होता है, और ये गैसों में ऊष्मा के संरक्षण के लिए संवहन होता है। क्लियर है सभी? क्लियर। और विकिरण बात कर देते हैं इस विकिरण की, इसको बोलते हैं रेडिएशन, इसको बोलते हैं रेडिएशन, और ये होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने से सबसे अधिक ऊष्मा किस अवस्था में लगेगी? बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने में, बर्फ को पानी में बदलने पे, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, या पानी को भार में बदलने में। तो आप क्या बोलोगे? देखिए किसी पदार्थ की अवस्था बदलने, जैसे पानी को भाप में बदलना के लिए हमारी क्या है, लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, और जो हमारा तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से बहुत अधिक होती है। तो हम क्या करेंगे, पानी को भाप में बदलने के लिए वाष्पीकरण की कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है। तो क्या हो जाएगा, पानी को भाप में बदलने के लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक भी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 किलोग्राम पानी को तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई आपकी, 4200 जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड। तो पानी का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, पानी का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 2 किलोग्राम,
और ताप का परिवर्तन कैसे निकालते हैं? परिवर्तन निकालने, ताप का परिवर्तन निकालने 75 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊष्मा आपकी दिया के क्या दी गई है? ऊष्मा आपकी 4200 दी गई है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, आवश्यक ऊष्मा गणने की फॉर्मूला होता है Q MC डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है आपका? तापमान का, पानी का तापमान में परिवर्तन। और M हमारा क्या है? M हमारा होता है द्रव्यमान। ठीक है। और C अभी तो ये दी गई है ऊष्मा, तो M हमारा कितना है? 2 है। C आपका 4200 और गुणे आपका डेल्टा टी कितना है? 50। अब इन सबको गुणा कर लीजिए, तो 42 दूना आपका कितना होता है? 4 और ये क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,20,000। कितना आ जाएगा? 4,20,000 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं रफ कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखते हुए चलिएगा साथ में। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ में समान ऊष्मा देने पर ताप में सबसे अधिक वृद्धि होगी? मान लें कि द्रव्यमान और ऊष्मा समान है। ठीक है, मान लेते हैं द्रव्यमान और ऊष्मा समान है। आपका दिया गया पानी, एल्युमिनियम, उसके आगे आपका क्या दिया गया? सी, ऊष्मा दिया गई है। तो हमें पता है, देखिए, विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा की मात्रा है जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। और जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है उस समान मात्रा में ऊष्मा देने पर उसके तापमान में अधिक वृद्धि होती है। तो सबसे कम किसमें है? सबसे कम किसमें? हमारे शीशा में है 130। यहाँ पे दिया गया सबसे के 4200, 900, 390, 130। तो क्या हो जाएगा? शीशा। जिसकी आपकी सबसे कम अधिक ऊष्मा होती है उसमें अधिक वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीट बच्ची पौधे आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं? खनिज, समुद्र मिट्टी, शुष्क रेताली मिट्टी, नाइट्रोजन रहित दलदली मिट्टी, या उपजाऊ जिसमें दोमट मिट्टी होती है। तो हमें पता है जो कीट बच्ची पौधे उन मिट्टी में उगते हैं जहां हमारे नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वे कीड़ों का भक्षण करके इसको कम पूरा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है घटपर्णी, जिसको बोलते हैं पिचर प्लांट, में कीड़ों को फंसाने वाली संरचना वास्तव में किसका रूपांतरित रूप है? फूल, जड़, पत्ती या तना? तो आप क्या बोलोगे? जो घटपर्णी पिचर प्लांट में पत्ती के ऊपरी भाग जो होते हैं घड़े के आकार में रूपांतरित होता है और कीड़ों को फंसाने का काम करता है। तो क्या होते हैं? पत्ती होती है। आपने कभी पिचर प्लांट सर्च करके देखिएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 137 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन और पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ग्लूकोज और कार्बन हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, किसका? यहाँ पे उत्पाद पूछा है, तो ग्लूकोसन और ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? तो आप क्या बोलोगे? जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे प्रकाश ऊर्जा में को किस में कन्वर्ट करते हैं? आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे वे क्या बना पाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज क्रिएट करते हैं। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अम्ब्रेल, जिसको क्या है? कसकटा, CUS वहां पे लिखा था। ठीक है, कसकटा किस प्रकार का परपोषी पौधा है? मृतोपरजीवी या सहजीवी या परजीवी आपका, या कीट बच्ची? तो सभी को पता है कि जो हमारा अम्ब्रेल होता है, कसकटा प्लांट होता है, तो क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? परजीवी होता है। और परजीवी इसको जो दूसरे पौधों पर निर्भर होता है। ठीक है, परजीवी।
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए करते हैं। तो जो हमारे कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, किसी में उगते हैं हमारे नाइट्रोजन वाली, नाइट्रोजन की जहाँ पे कमी होती है वहीं पे हमारे क्या होते हैं, ये पौधे उगते हैं। और ये कीटों को खाकर अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या आपका विटामिन ई। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, जो हमारे क्या होते हैं विटामिन बी और सी, ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और जबकि जो विटामिन क्या होते हैं ए डी ई के, क्या होता है ए डी ई के, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए कौन से विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के ये 4 है और ये आपके जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल में घुलनशील, तो विटामिन बी दिया गया, तो विटामिन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशेदार भोजन राफेज नहीं है, मैदा, दलिया, ज्वार, पालक। तो आप क्या बोलोगे, मैदा एक आपका क्या है, मैदा एक आपका परिष्कृत अनाज है, उत्पाद है, जिसमें आपका फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। किसमें कम होती है, मैदे में। और जो आपका दलिया है, ज्वार है, पालक है, इनमें आपका बहुत ही मात्रा में आपका क्या होता है, फाइबर होता है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग हमारा किस तत्व की कमी से होता है, सभी को पता होना चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन। तो एनीमिया रोग शरीर में आयरन, लोहे की कमी के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है। तो किसकी, आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सूखे कचरे को किस रंग के कूड़ेदान या डस्टबिन में डालना चाहिए। बहुत लोगों की गली में आता है कि सूखा कचरा इसमें डालें और गीला कचरा इसमें डालें। जो सुबह सुबह हॉर्न बजा के आ जाता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो निकालने लगते हो ना, देखे रहना, आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग भी निकाल दिए जाओगे। नीले, लाल, हरे, पीले। तो आमतौर पर जो होता है हमारा सूखे कचड़े, जैसे प्लास्टिक की धातु, कागज धातु, ये सब क्या है, नीले रंग के, ये क्या है, नीले रंग के कूड़ेदान में। और गीले कचरे जैसे रसोई का कचरा होता है वो हरे रंग के में डाला जाता है। हरे में कब डाला जाता है आपका, गीला, लिख देता हूं, गीला कचरा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 145 नंबर। देखिए 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए, 20 से ज्यादा ही खत्म कर दिए इतनी जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है हमारा मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी नहीं है। तो भाई इस समय तो बच के रहना मच्छरों से। तो हमारे देखिए मच्छर के काटने से कौन सी होने वाली बीमारी नहीं है, ये सही से पढ़िएगा। चिकनगुनिया, डायरिया, मलेरिया, डेंगू। बहुत लोग बिना पढ़े मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होने वाली, डेंगू टिक कर आते हैं। तो ये नहीं करना। देखिए मच्छर के काटने से आपके क्या होती है, चिकनगुनिया भी होती है, मलेरिया होती है, डेंगू होती है। हमसे पूछा गया नहीं है डायरिया। और डायरिया हमारी किससे होती है, डायरिया हमारी जो दूषित भोजन होता है या खराब भोजन होता है और पानी से होता है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 19 नवंबर, 15 नवंबर या आपका 10 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस हर साल आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सामाजिक स्वच्छता का अर्थ है हाथ धोना, विद्यालय की सफाई, नाखून काटना, आंख की सफाई।
तो देखिए सामाजिक सामाजिक स्वच्छता का अर्थ होता है आपका समुदाय और सार्वजनिक स्थान, जैसे आपके विद्यालय की सफाई, हाथ धोना और नाखून काटना, ये सारे क्या है इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या इसमें हो जाएगा, सामाजिक स्वच्छता का अर्थ विद्यालय की सफाई में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बोला हाथ धोना, नाखून काटना, आंख की सफाई, ये सब क्या है अपने शरीर व्यक्तिगत स्वच्छता, आप अपने आप रखा करिए, हाथ धोया करिए, नाखून काटा करिए और आंख की भी आई सफाई रखिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वसा का स्रोत नहीं है। वसा का स्रोत कौन सा नहीं है, मछली, मूंगफली, दूध, आलू। तो देखिए मछली जो है हमारी और मूंगफली है और ये दूध है। दूध में क्या होती है आपकी वसा होती है, वसा को फैट बोलते हैं ना, फैट पाया जाता है। जबकि जो आलू होता है, आलू में हमारा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। और आपसे पूछा गया वसा का स्रोत नहीं है तो क्या बोलेंगे, आलू। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम। तो जो हमारा घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। किसके, आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिससे आपका जो होता है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा से नमक लिया करो। 150 नंबर कह रहा है गीला कचरा नहीं है, सड़े फल, सब्जी का छिलका, शीशों की बोतल या मलमूत्र। तो सभी को पता चल गया होगा जो शीशे की बोतल है और मलमूत्र गीले कचरे के उदाहरण है, क्योंकि ये क्या है हमारे, ठीक है। तो शीशे की बोतल भाई आपके गीला कचरा नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। तो कौन सी करती हैं, जो प्रतिरक्षा का, आपका जो श्वेत होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आपकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या वो करती हैं, शरीर में आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं और जो हमारे संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने में भी मदद करती हैं। तो क्या हो जाएगा, WBC। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर शीट में हो सकता है आपका टिक किया गया हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग अपने हिसाब से वीडियो देख के टिक करें सारे आंसर। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किस रोग की जानकारी प्लेटलेट्स की संख्या घटने से की जाती है। तो जैसे आप लोग प्लेटलेट्स घट जाती हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा, मुझे भी हो चुका है भाई, डेंगू बुखार में क्या होता है आपकी प्लेटलेट, जो डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी आती है और इस बीमारी का मुख्य लक्षण है डेंगू। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर प्लाज्मा की प्राकृतिक होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो रुधिर प्लाज्मा की प्राकृतिक आपकी जो होती है हल्की क्षारीय होती है, जिसका पीएच का मान, जो पीएच का मान आता है हमारा, ठीक है, जो पीएच का मान आता है वो 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4। तो क्या बोलेंगे, क्षारीय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 154 नंबर, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, हृदय में, वृक्क में, फेफड़ों में या आपके अशिष्ट मज्जा में। तो क्या बोलोगे, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण मुख्य रूप से आपके जो असित मज्जा होती है, बोन मैरो, असित मज्जा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। सबने सुना होगा ना, क्रिस मूवी देखी है कि मुझे बोन मैरो दे दो भाई, बोन मैरो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो देखिए जो हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन नामक आपका प्रोटीन के माध्यम से शरीर में क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 154 नंबर, 1 से 4 दिन का जीवन काल किन रुधिर कणिकाओं का होता है। ठीक है, अब ये आपका कणिकाओं, ये क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स जिसको बोलते हैं।
तो क्या होता है, जो हमारा देखिए 1 से 4 दिन का जिनका जीवन काल होता है वो हमारी होती है WBC। क्या होती है, WBC का होता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और आमतौर पर कुछ दिनों को लेकर कुछ हफ्तों तक भी होता है, जबकि जो हमारा RBC होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का। फिर कह रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है, वे रुधिर कणिकाएं जिनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है तथा खून का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। तो सभी खून का थक्का कौन बनाता है, हमारे प्लेटलेट्स में खून का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही जोड़ा है हींग गोंद। आप सही जोड़ा बताना है, हींग गोंद। देखिए जो हींग है आपका एक प्रकार का गोंद है, और कत्था जो आपका है ये क्या है, एक टैनिन होता है। और जो चीड़ के पेड़ से क्या होता है, चीड़ के पेड़ से आपका तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, ये सारे जोड़े आपके सही हैं। तो इनमें इनमें से सभी ये सारे आपके सही हैं। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 159 नंबर कह रहा है, यूरेमिया रोग किस कारण से होता है। यूरिया की कमी, यूरिया की अधिकता, यूरेमिया जो है, यूरेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके क्या होते हैं, किडनी के ठीक के काम ना करने के कारण खून में यूरिया और अन्य आपका क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियां होती हैं। तो यूरिया की अधिकता, यूरिया बढ़ जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में बिंदु स्राव होता है तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, पुष्प द्वारा। तो जो हमारा बिंदु स्राव होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पौधों की पंक्तियां क्या होती है, पौधों की पत्तियां क्या होती है, किनारों पर आपके क्या होते हैं, स्थित छिद्र हो जाते हैं, में पानी की बूंदें निकलती हैं। तो कैसे कारण होता है, पत्ती द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल पीने होने वाले रोग। जो अशुद्ध जल होता है, जो पानी अच्छा नहीं होता भाई, जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत होती हैं, तो उनसे होने वाला रोग नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, टाइफाइड, हैजा, एनीमिया और पीलिया। तो हमें पता है जो अशुद्ध जल हो पीने से आपका टाइफाइड होता है, हैजा होता है, और आपके पीलिया जैसे रोग होते हैं, और जो आपका जल जनित रोग होते हैं। और एनीमिया जो होता है, एनीमिया हमारा खून की कमी से होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोग नहीं है जल से होने। अगर पूछता आपके जल से रोग होने वाले कौन है, तो ये आपके तीनों हो जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है। अब ड्राई फ्रूट्स तो सभी को पता है ना, काजू, पिस्ता, किशमिश, ये सब। और जो केला है हमारा खाली फ्रूट है, ड्राई फ्रूट नहीं है। तो क्या आप बोलोगे, ड्राई फ्रूट नहीं है। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं है कि इसमें आप बहुत गलतियां करके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत बच्चे देखते हैं कि ड्राई फ्रूट है, उनको दिख गया कि किशमिश, काजू लगा दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है केला, दालें, तेल, गाजर। तो आप क्या बोलोगे, दालें प्रोटीन का एक आपका क्या है, मुख्य स्रोत है। जबकि तो क्या है, दाला। और जो हमारे केला है, तेल है आपका, गाजर है, ये सब क्या है, विटामिन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अभी हमने बताया था वसा में कौन से हैं, जो हमारे क्या होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं। जो हमारे विटामिन बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे वाटर में, जल में घुलनशील होते हैं। और जो हमारे बचते हैं A, D, E, K, जो हमारे ये 4 विटामिन होते हैं, ये हमारे काय में होते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, डी दिया गया है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रतौंधी, घेंगा या कविश और कोर। कौन सा हो जाएगा, तो हमें पता है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, केविस और कोर। प्रोटीन की गंभीर कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया आपका क्या होता है, एनीमिया आपका आयरन की कमी से होता है। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और घेंगा आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो ये लिख लीजिएगा, एनीमिया आपका किसकी कमी से होता है, आयरन। ठीक है, आयरन। और ये आपका
रतौंधी विटामिन ए, और घेंगा हमारा आयोडीन, आयोडीन वाला नमक, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 8 मार्च। तो क्या बोलोगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO क्या होता है, WHO की स्थापना आपकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी हमारी वर्षगांठ मनाने के लिए। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशुओं की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जैसे देखिए, शिशुओं की मेरुदंड में हमारी कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। 33 हड्डियां कशेरुकाएं होती हैं, और जबकि वयस्कों में हमारी कितनी होती हैं? 26 होती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में टूट जाती हैं। जो एडल्ट होते हैं उनमें 26 होती हैं, जो हमारे शिशु होते हैं उनमें 33 होती हैं। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जनन अंग नहीं पाया जाता है? तो क्या है, जनन अंग नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा हमारा जो है, अमीबा हमारा एक कोश की है। अमीबा क्या है हमारा? अमीबा हमारा एक कोश की जीव है, जो आपका दिलहन कण बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रजनन करता है, और इसमें आपका कोई विशिष्ट जनन अंग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, अमीबा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 169, ठीक है, 69 ही कर लेंगे, हाँ जी। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं हृदय, फेफड़े, धमनियां या रुधिर? तो देखिए, जो परिसंचरण तंत्र के हृदय, ठीक है, परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनियां, शिराएं और आपकी क्या होती हैं, रुधिर शामिल होते हैं। फेफड़ा जो है आपका, फेफड़ा जो है, फेफड़ा हमारा श्वसन तंत्र है, जिससे सांस लेते हैं। तो ये फेफड़ा हमारा क्या है, श्वसन तंत्र है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फुसफुस, फुसफुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या बोलोगे, जो फुसफुस धमनी एक क्या है, अपवाद है, जिसमें शरीर की अन्य ध्वनियों के विपरीत है। हृदय से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है फुसफुस, ये आपका क्या है, अपवाद है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है किस प्रकार की रक्त वाहिनियों में कपट पाए जाने से जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं? तो आप क्या बोलोगे, जो शिराओं के कपट होते हैं, वॉल जो होते हैं, वॉल जो होते हैं हमारे, वॉल जो होते हैं, जो रक्तों को क्या है, हृदय की ओर एक दिशा में परिवर्तित करते हैं, करने में मदद करते हैं। और इसके विपरीत दिशा में जो वॉल होते हैं वो तो हमारा सही फ्लो करने में, इसके विपरीत दिशा में बहने वाले रोकते हैं, जो हमारी क्या होती है, धमनियों को, वॉल्स नहीं होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, शिरा। ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, गलत जोड़े को चुनना है। देखिए, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन क्या है, फ्लोएम। तो ये तो सही दिया गया है हमारा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का परिवहन, जाइलम, ये भी सही है। जो चोट घाव से निकलने वाला पीला पदार्थ सीरम होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है हमारा रक्त समूह ए का एंटीबॉडी ए, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। तो क्या हो जाएगा, जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह ए में एंटीबॉडी कौन सी होती है हमारी, बी होती है, ना कि ए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, उत्सर्जी अंग नहीं है, फेफड़ा, वृक्क, मूत्राशय, आपकी मूत्रवाहिनी? तो हमें पता है जो हमारा जो मूत्राशय होता है, जो हमारा मूत्राशय एक संग्रह अंग है, जो मूत्र को आपको क्या करता है, संग्रहित करता है, और यह आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। जो वृक्क होता है इसको किडनी बोलते हैं, ठीक है, अजीब नाम लिख कहता है, इसको क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया आपका, मूत्रवाहिनी हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही जोड़ा है चपटे क्रमिक। तो ये क्या है, सही जोड़ा चपटे क्रमिक अधिवृक्क होते हैं, बिल्कुल सही। केचुआ आपका उत्सर्जिका होता है, कीट आपका मलपीवी नलिकाएं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सभी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गलत जोड़ा है। तो अमीबा जो है, अमीबा क्या है? अमीबा आपका अमोनिया का उत्सर्जन करता है, तो या तो बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है हमारा? घेंगा, घेंगा भी आपका अमीनो अम्ल का करता है, तो ये भी सही है। जो मनुष्य है, मनुष्य का यूरिक एसिड, ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। जो गलत है वही बताना है ना। फिर देखिए, आप सिंपल से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। समय का एसआई मात्रक, तो समय का एसआई मात्रक सब यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। सेकंड दिया गया, घंटा दिया गया, मिनट दिया गया है। तो यार समय तो सेकंड में भी आता है, घंटे में भी आता है, मिनट में भी आता है, पर आपसे पूछा क्या गया है? एसआई मात्रक पूछा गया, तब तो बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दे बताइए? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो सभी का आंसर आ रहा है कि समय का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? सेकंड होता है सर, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिए। टिक कर दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, केबीसी के लिए। फिर कह रहा है एक टन, एक टन, मीट्रिक टन कितने कुंटल के बराबर होते हैं? भाई बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक टन, एक टन को बोलते हैं 1000 किलोग्राम बराबर। कितना बोलते हैं? 1000 किलोग्राम बराबर। और एक कुंटल में 100 किलोग्राम बराबर होते हैं। एक कुंटल में कितना होता है? एक जो कुंटल होता है, एक कुंटल में आपके 100 किलोग्राम बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक इज इक्वल टू 1000। तो इसके से क्या है? 100 से भाग कर देंगे, 1000 को 100 से भाग कर देंगे तो कितना निकल आएगा? 10 कुंटल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पानी के बहाव की दर को क्या कहते हैं? जो पानी के बहाव की दर को क्या कहते हैं? तो देखिए, पानी के बहाव की दर को आपको क्या कहेंगे? लीटर, घन मीटर, मिलीलीटर या क्यूसेक। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो पानी के बहाव की दर को क्यूसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्यूसेक है क्या? जो कि प्रति सेकंड घन फुट, क्या है? क्यूबिक फीट पर सेकंड। कितना है हमारा? क्यूबिक फीट पर सेकंड। ठीक है, का संक्षिप्त रूप होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है वृत्तीय गति का उदाहरण है कुम्हार के चाक की गति, झूले की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, परिक्रमण, लट्टू की गति। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जो अब कुम्हार के चाक की गति क्या होती है? देखिए, वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति किसी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ पे, वृत्ताकार समझते हो ना, गोल गोल, वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जैसे कुम्हार का जो चाक, और कुम्हार को देखा है बर्तन बनाते हुए, कुम्हार के चाक की गति इसका क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरी और विस्थापन के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो देखिए, दूरी, जैसे आपका ये हमारा ए है, और ये आपका, ये हमारा स्कूल है, और ये आपका घर है। ठीक है, ये इसको घर मान लेते हैं, ये स्कूल होता है बी नंबर। तो जब आप सीधे से गए तो शॉर्टेस्ट पाथ, आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, ये क्या होता है? ये हमारा होता है विस्थापन। आप जैसे पूरी डिस्टेंस घूम फिर के, पूरी डिस्टेंस कुल दूरी दी जाती है, तो वो हमारी क्या होती है? दूरी होती है। तो भाई आपको पता चल गया ना दूरी और विस्थापन में क्या? दूरी तो हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी। विस्थापन आपका क्या होता है? दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और ये दूरी आपकी क्या? कुल दूरी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए भाई। चाल का मात्रक बताइए। न्यूटन गुणे मीटर, मीटर पर सेकेंड, या एम्पियर, या आपका कैलोरी। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या बताया? चाल को क्या होते हैं? दूरी और समय के अनुपात। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चाल जो है, अब एक फॉर्मूला, चाल क्या है? दूरी और समय, दूरी बटे क्या होता है? समय। ठीक है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही मात्रक क्या होता है? देखिए, दूरी हमारी मीटर, दूरी हमारी मीटर, और समय हमारा सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कहीं दिया गया? हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर 2 ही दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन के, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक कौन है? कार्य का मात्रक बताने की जरूरत ही नहीं, हमने बताया था कार्य आपका ऊर्जा दिया है तो उसका क्या होता है? जूल होता है, काजू से याद कराया था। तो फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है ताप का मात्रक है, ताप। ताप को कहा है ना आप, जब बुखार उखार होता है तो आपका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है हमारा? केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है वाहन द्वारा तय की गई दूरी माप यंत्र को क्या कहते हैं? जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, नैनोमीटर या आपका हाइग्रोमीटर। तो आप बोल दीजिए ऑप्शन नंबर 2 सर, लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विराम तो समझ रहे हो ना, विराम स्टॉप वॉच जो होती है, स्टॉप वॉच का उपयोग आपका क्या किया जाता है? जो देखिए किसी घटना के समय का जो अंतराल होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, और जिसका उपयोग अक्सर हम लोग कहाँ करते हैं? जो आमतौर पर खेलों में होता है, क्या स्टॉप वॉच का? खेलों में, इतने आपका स्टॉप वॉच। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? आप पूछा गया क्या संभव नहीं है, तो संभव तो हमें ये पता था ना, दूरी क्या होती है? दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो ये तो भाई सही है, ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। कभी कभी आपका बराबर भी हो सकता है और कभी आपका क्या है, पर देखिए दूरी कभी कम नहीं होगी। विस्थापन आपका क्या होता है? हमने बताया विस्थापन आपका ये क्या है? न्यूनतम दूरी होती है। अब दूरी थोड़ी ना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 नहीं है, संभव नहीं है, तो ये कभी संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है अगला, असत्य कथन कौन है? असत्य कथन कौन है बताइए। अभी हमने ऊपर बताया, अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब या समय को इधर कर दीजिए तो क्या आएगा? दूरी बटे चाल आएगा। एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, और ये वाला कहाँ से पॉसिबल हो रहा है? तो कह रहा है असत्य कथन बताइए, तो यही बता दीजिए, ये तो गलत है ना। चाल इज इक्वल टू समय बटे दूरी थोड़ी ना होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर 188 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन किसमें नहीं होता है? ईस्ट, सरसों, शैवाल, कवक। तो आप क्या बोलोगे? जो ईस्ट है, ईस्ट और शैवाल और कवक, जो हमारा ईस्ट है, शैवाल है और कवक है, इन सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जो सरसों है, सरसों हमारा क्या है? सरसों हमारा एक पुष्पीय पौधा है। क्या है? एक पुष्पीय पौधा है जिसका लैंगिक जनन होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? अजूबा, मटर, बिगोनिया। तो हमें दूर से पता चला जो पत्तियों द्वारा वर्धी, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, अजूबा और बोगोनिया जैसे पौधे में होता है। किसमें होता है? अजूबिया और बोगोनिया जैसे पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लें यहाँ। ठीक है। अब वोगेनिया और हमने बोला था, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 3 में होता है। किस में होता है? 1 और 3 में। अजूबा में भी होता है आपका, और बिगोनिया। अब वर्धी प्रजनन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुकुल द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुल द्वारा किसमें प्रजनन होता है? मुकुल का मतलब बडिंग, जिसको क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग आपका क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, और जिसमें क्या है, जनक जीव के शरीर पर एक क्या होता है? बड विकसित होता है। तो मुकुल क्या है? धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है तने द्वारा वृद्धि प्रजनन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है वृद्धि प्रजनन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी पीछे बात करी
तो हमारा वृद्धि प्रजनन में पौधे के क्या है, किसी वृद्धि भाग जैसे आपका तना हो गया, पत्ती हो गया या जड़ से नया पौधा विकसित होता है। जो आपका आलू है, अदरक है आपका, और आपका गन्ना है, गन्ने में क्या है, ये द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जबकि जो शकरकंद है, अभी शकरकंद है, शकरकंद में आपको जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, तने द्वारा वर्धी प्रजनन सिर्फ आलू में, अदरक में और गन्ने में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस पौधे में पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं? पपीता, मक्का, मटर, कद्दू। तो आप क्या बोलोगे, मटर और आपका क्या आता है, मटर और एक आपका दिलंगी पौधा है जिसमें आपका क्या है, पुंकेसर और स्त्रीसन में पाया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल जिसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल हो गया ना। तो ये किस में पाया जाएगा, हमारा मटर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का भाग नहीं है। तो पुष्प का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, पुष्प के मुख्य भाग आपके क्या होते हैं? पुष्प के आपके मुख्य भाग होते हैं, पुंकेसर होता है, वर्तिका होता है, पिस्टिल जिसको, और वाह दाल होते हैं। और जो मूलरोम होता है, ये रूट हेयर, इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। रूट एयर जड़ का एक हिस्सा है जो मिट्टी के से पानी और खनिज अवशोषित करता है, या पुष्प का भाग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। कराया बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? शैवाल, मांस या राइजोपस, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, जो शैवाल होता है बीजाणुओं द्वारा किसमें होता है प्रजनन? शैवाल में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? आरोपण, दाब कमल लगाना, इनमें से सभी नहीं। तो जो आरोपण होता है आपका, ग्राफ्टिंग जिसको, और दाब कलम लगाना, लेयरिंग, और आपका जो कलम लगाना, कटिंग, तीनों ही वृद्धि प्रजनन की कृत्रिम विधियां हैं जिनका उपयोग करके कृषि और बागवानी में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग तो देखते हो इनमें से सभी लिखा, तो आप तो टिक करके आते हो, यही राइट आंसर होगा, भले का आपको क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, पर पढ़ लिया करिए एक क्वेश्चन। फिर बोला गया पुष्प का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है? पुंकेसर, वाहदल, स्त्री केसर, या को बोलेंगे कौन सा? तो हमें पता है जो पुष्प का वाहदल होता है वह प्रायः हरे रंग का होता है, और यह आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प में नर और मादा युग्मन की क्रिया को कहते हैं? निषेचन, युग्मजन, परागण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो निषेचन होता है, निषेचन आपकी वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर क्या है, आपका जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जिसको क्या है, युग्मजन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प के नर भाग के अंतर्गत आता है, पुष्प का जो नर भाग होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो हमें पता है पुंकेसर भी आता है, परागकोश भी आता है, और परागकण भी आता है। तो इनमें से सभी, ये सारे हमारे क्या है, राइट आंसर है। फिर बात करते हैं 199 क्वेश्चन नंबर की। कह रहा है दिल्फ मेपिल, क्या कह रहा है, दिफल मेपिल के बीजों का परिकर्णन कैसे होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो आप क्या बोलोगे, वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, देखिए 200 नंबर पे आ गए हम लोग करते ही करते भाई साहब। 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन में से भी आपके 35 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या? अभी तो और बचे हैं हमारे। ठीक है, कह रहा है निषेचन के पश्चात बनी कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाशय, युग्मजन, या आपका फल, या आपका परागकण। तो आप क्या बोलोगे, जो निषेचन के बाद नर और मादा युग्मजन के संयोग से बनी पहली कोशिका को क्या बोलते हैं? युग्मजन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 201 नंबर, पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? बीज, फल,
युग्मजन या इनमें से कोई नहीं। तो पता है निषेचन के बाद क्या होता है हमारा, देखिए निषेचन के बाद आपका अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और जो आपका बीजाड़ होता है, और बीजाड़ किस में बदलता है, बीजाड़ आपका बीज में बदलता है। तो ये भी याद रखिएगा। बात कर रहे हैं 202 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है खुजली उत्पन्न करने वाला पौधा है कौन सा। किसी को खुजली देनी है तो केमाच होता है हमारा, केमाच खुजली पैदा करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक द्वारा होने वाला रोग है दाद, खाज, गंजापन, इनमें से कोई नहीं। तो कवक क्या है, इनमें से सभी। तो कवक जो है, कवक हमारा दाद, खाज और गंजापन सभी कवक के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हृदय रोग, कैंसर, लीवर सिरोसिस, स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग किसके सेवन से उत्पन्न होते हैं। भाई मार्फिन है, चरस है, अफीम है, तो ये सारे लोग हैं, तो क्या होगा, ये सारे रोग ही तो आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या हो गया 204 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो 205 नंबर क्या है, सही जोड़ा बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। सेरीकल्चर मुर्गी पालन, ना जी ना। एपी कल्चर, तो अब क्या बताओगे, चलिए देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए पीसी कल्चर सही जोड़ा चुना है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, हमें पता है जो पीसी कल्चर होता है वो मछली पालन से होता है। काहे से होता है, मछली पालन से। और हमको सही जोड़ा चुनना है, तो ये तो गलत दे दिया गया भाई, मछली पालन। ठीक है, मछली पालन, तो ये क्या है, ये तो सुअर पालन भाई, गलत हो गया। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर सभी ने पढ़ा है। रेशम कीट क्या होता है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित होता है, तो ये भी गलत दे दिया। एपी कल्चर, अब भाई एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि है, और जिसमें आपका शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया, और हमें करना क्या था, सही जोड़ा करेक्ट करना था। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि पिसी कल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम प्राप्त। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है हमारा महिलाओं द्वारा महावर लगाने में प्रयुक्त लाल रंग किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लाख एवं प्राकृतिक रोल राल का क्या है, जो लाख कीट होता है आपका, लाख कीट द्वारा संवित होता है। कौन सा होता है, लाख कीट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जहरीला पौधा नहीं है। कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, देखिए जो सर्पगंधा होता है आपका, मदार होता है और कुरेरा होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये तीनों जहरीले पौधे हैं। और जो आपका सिर पैंचा होता है, जो आपका सिर पैंचा होता है एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें आपका आमतौर पर जहरीला नहीं माना जाता है। तो क्या आप बोलेंगे, सिर पैंचा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पौधे से किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो सभी को बताया था सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है, और ये मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 209 शंख जो कि एक जंतु का वह कवच बना होता है, किससे बना होता है आपका, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका शंख और अन्य जो होते हैं आपके मॉलिक्यूल, जो खोल किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस मछली के यकृत से निकाला गया तेल दवाइयों द्वारा तेल दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो शार्क, रोहू, व्हेल, डॉल्फिन, तो किसे किया जाता है, शार्क मछली के जो यकृत होता है, यकृत का मतलब लीवर, लीवर से निकाला गया तेल आपका शार्क लीवर ऑयल, जो विटामिन ए और डी से भरपूर होता है। उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है और डी से भरा हुआ होता है, जिसका उपयोग कई दवाइयां बनाने में किया जाता है। किससे, शार्क मछली। सामने में मत चले जाना, वेल तो उड़ाई देखी। फिर बात करते हैं 211 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मानक माप क्यों महत्वपूर्ण है।
मानक माप का स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट का देखिए उद्देश्य सिंपल होता है, जो एक सुनिश्चित करता है किसी भी वस्तु का माप, चाहे वह कहीं भी हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया जाए, तो क्या हो जाए, ताकि माप हर जगह और हर किसी से समान हो। तो ये क्या होता है, हमारा मापन होता है, ठीक है, मानक माप होता है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 212 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो क्या होगा भाई साहब बताइए। तो हमें पता है यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमें पता है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन होते हैं, ठीक है। और जब कोई देखिए, जब कोई वृत्ताकार यहां से यहां तक गएगी, ये सेम यहीं पे आ जाएगी, तो उसका क्या होगा, उसका विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार है, मैं यहां पे ले लेता हूं, ये भाई कार हो गई, एक कार 240 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 240 किलोमीटर की ये कार हो गई, ए से शुरू करते हैं, 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कहती है, 4 आवर में तय करती है। यदि वही दूरी यहां तक, यदि वही दूरी अगले 6 घंटे में, 240 क्या है, कार भाई 6 घंटे में तय करे, जाम वाम लग जाए, तो पूरी यात्रा के लिए कितनी औसत चाल होगी। तो हमें पता है, देखिए पहली यात्रा क्या है 240, और दूसरी यात्रा क्या है हमारी 240 ही तो रहेगी, इतना ही तो बोला जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 240 कितनी हो जाएगी, 480। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 480। समय पहले 4 लग रहा था, 4 घंटे, फिर 6 घंटे लग रहा था, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा। टोटल समय कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया औसत चाल। तो औसत चाल का मतलब होता है, चाल का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, औसत चाल का मतलब होता है टोटल दूरी, कुल दूरी, ठीक है, दूरी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल दूरी हमारी कितनी है, 480 है, और ये आपका क्या है, और कुल समय कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की, कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा के रूपांतरण का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम देखिए, सबसे पहले आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, फिर आपकी गतिज ऊर्जा होती है, फिर आपकी विद्युत ऊर्जा होती है। तो क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का वह स्रोत जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होता है क्या कहलाता है। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, पावन ऊर्जा। तो आप क्या बोलोगे, जो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होता है, इस गर्मी का उपयोग करके क्या होता है, बिजली पैदा करने का सीधा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भूतापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी लंबी जाने वाली है वीडियो, तो पानी वगैरह पी के आप लोग आ जाइए फिर से, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए हमारा सेटअप तो जरूर छोटा है, पर आपके लिए मैं मेहनत करता हूं कि रियल कंटेंट लेके आऊं, जो कंटेंट बना रहा हूं वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूं कि आपको रियल कंटेंट, ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो बना दी उसमें 4 क्वेश्चन डाल दिए, तो ऐसा नहीं करता हूं। तो पूरे 1-1 घंटे के विदवत टाइम देके, और बस मुझे आपके क्या है, आपके प्यार में मुझे बस क्या है, एक सब्सक्राइब और लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, बस इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। और अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर दिया करिए, इतना कर देते हैं मेरे को भी खुशी मिलती है। फिर देखिए क्या है, फिर बोला जा रहा है, प्रकाश के स्रोत और अपारदर्शी वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाने पर छाया का आकार कैसा होगा। तो क्या होगा, देखिए जब प्रकाश के स्रोत और अपारदर्शी वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, तो जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं वो वस्तु के किनारे में अधिक फैलती हैं, जिससे क्या होता है, आपका स्क्रीन पर बनने वाली जो छाया का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ट्राई करिएगा, छाया का आकार बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 217 नंबर, कह रहा है कवक और फर्न में किस प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो देखिए जो कवक और फर्न जैसे पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक जनन बीजाणु निर्माण जो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बीजाणु निर्माण के द्वारा।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 218 नंबर, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के संकलन से क्या बनता है। अभी इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर पाए तो हमारा क्या बनता है, युग्म, क्या बनता है आपका, युग्मनज, ये जिसको बोलते हैं जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में पर परागण होता है। गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। तो पपीता क्या है आपका, एक लंगी पौधा है जिसमें नर और मादा क्या है, फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं, इसलिए इसमें क्या है आपका, परागण के लिए किसी बाहरी माध्यम जैसे हवा या आपके कीटों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, पपीता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपल सा, किस प्रकार किस प्रकार के पौधे में स्वपरागण अधिक होता है। तो आप क्या बोलोगे, स्वपरागण आपका किसमें अधिक होता है, ऐसे पौधे जिसमें क्या होता है, ऐसे पौधे जिनमें आपका क्या होता है, द्विलिंगी फूल होते हैं, द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल जिसको बोलते हैं। बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर कह रहा है किस पौधे का उपयोग मलेरिया जैसी बीमारी के इलाज में किया पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो सभी को पता है सिनकोना, सिनकोने पौधे की जो छाल का होता है उसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। तो सिनकोना पौधा, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, कह रहा है ब्रेड पर उगने वाली हरी काली फफूंद कौन सा है। तब ब्रेड रख देते हो बहुत दिन तक, उस पर देखते हो फफूंद लग जाती है, तो कौन सा है, म्यूकर, राइजोपोस, या आपका एस्पार्गलेस, या आपका ईस्ट। तो सभी को पता होना चाहिए क्या है, ब्रेड पर उगने वाली फफूंद को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड जो ब्रीस्ट मोल्ड कहते हैं। जो ये आपका क्या होता है, म्यूकर जो होता है, MUCOR, म्यूकर जो होता है, ये आपका राइजोपोस नामक कवक की प्रजाति होती है। क्या होती है, प्रजाति होती है, इसलिए सबसे उपयुक्त क्या आपका माना जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यूकर या राइजोपोस। अब ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, राइजोपोस भी हो सकता है। क्लियर है, एक ही आपको पेपर में दिया जाएगा। फिर बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ऑप्शन 2 टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दूध के संरक्षण के लिए आपका पाश्चीकरण प्रक्रिया के दौरान दूध को कितने तापमान पर कितने समय तक गर्म किया जाना चाहिए। तो देखिए जो हमारा पारुष्चीकरण प्रक्रिया होती है उसमें दूध को क्या करते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, दूध में जो आपके जो मौजूद हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आप लोग गर्म करके रख देते हैं, अगर ना गर्म करें तो फट जाता है, तो यही चीज होती है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 224 नंबर हमारा कह रहा है अचार को संरक्षित न करने के लिए कौन सा प्रमुख परिरक्षक इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किया जाता है, अचार में देखिए अचार रखते हैं, अचार को संरक्षित करने के लिए नमक और तेल का क्या है, प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नमक और तेल लगा देते हैं, ठीक है, इस्तेमाल, ये क्या है, दोनों प्राकृतिक के क्या है, आपके परिरक्षक है। जो अचार में आपके क्या है, जीवाणु होती है उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जिससे जो हम क्या होता है, अचार हमारे घर बहुत लंबे समय तक रखा रहता है और खराब नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी तो धूप में भी रखने जाते हो आप लोग, फिर बात कर, नहीं रखने जाओगे मम्मी उड़ा देंगे। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है ईस्ट द्वारा शर्करा में किण्वन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जिससे ब्रेड फूलती है। तो आप क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के 226 नंबर। कह रहा है ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, मुकुलन, खंडन, या बीजाणु निर्माण, या आपका दुखंडन। तो जो लोग ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक एवं मुकुलन, बडिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होंगे यहां तक क्वेश्चन। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोडियम बेंजोनाइट एक प्रभावी परिचक्कर है क्योंकि वह निम्न में से किसके विकास को रोकता है, कवक और जीवाणु, केवल जीवाणु, केवल विषाणु, केवल कवक। तो क्या आया सभी का आंसर, देखिए जो सोडियम बेंजोनाइट होता है आपका एक प्रभावी परिचक्कर होता है, क्योंकि इसका क्या होता है,
ये क्या है आपका, कवक और जीवाणु के विकास को रोकता है। किसको? कवक और जीवाणु के विकास को रोकता है। इसका उपयोग आपका खाद्य पदार्थ जो होते हैं और जो आपके पीने वाले पदार्थ होते हैं उसमें परिरक्षक के रूप में किया जाता है। फिर बात कर रहे हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नमक का उपयोग मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? तो देखिए, नमक का उपयोग आपका मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह आपका सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी को बाहर खींच लेता है। क्या करता है? पानी को बाहर खींच लेता है। तो क्या हो जाएगा इसका, जिसको प्रोसेस क्या होती है? ऑस्मोसिस द्वारा। ठीक है, तो क्या होती है? ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड। टाइफाइड तो सभी ने सुना होगा ना, सभी को हो जाता है, बुखार आता है। टाइफाइड जो कि दूषित जल और भोजन से सेवन से होता है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से फैलता है? किससे फैलता है हमारा टाइफाइड? आपका दूषित जल, जो गंदा पानी होता है, और भोजन के सेवन से होता है। ये क्या है? ये हमारा जीवाणु से फैलता है। क्या है? जीवाणु से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जो भोजन को खराब करता है और बोटुलिज्म नामक गंभीर बीमारी का कारण बनता है? तो भाई समझ लो कौन है। देखिए, वह सूक्ष्म जीव जो भोजन को खराब करता है और आपका क्या है, बोटुलिज्म नामक बीमारी को कारण बनता है, वह क्या है आपका? क्लोसीडियम। क्या है हमारा? क्लोसीडियम। इसमें क्या है हमारा? नामक जीवाणु की एक बीमारी को फैलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 231 नंबर आपका कह रहा है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया भोजन को खराब करने से बचाने के किस सिद्धांत पर आधारित है? निर्जलीकरण, उष्मीय उपचार, किण्वन, या आपका रासायनिक परीक्षण? तो देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? उष्मीय उपचार। इससे पिछले भी बात आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। लिखा है असंचारी रोग क्या होते हैं? वे रोग जो हवा, पानी या भोजन में फैलते हैं। वे रोग जो किसी व्यक्ति से के खराब पोषण या जीवन शैली से होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वे रोग जो केवल जानवरों में होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? असंचारी रोग। असंचारी रोग वे रोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के खराब पोषण या जीवन शैली से होते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 233 नंबर वह माध्यम जिसके द्वारा एक संचारी रोग फैलाता है क्या कहलाता है आपका? कारक, संवाहक, स्रोत, या आपका वाहक? तो आप क्या बोलोगे? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वाहक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 234 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है संक्रामक रोगों से बचने के लिए एक प्रभावी तरीका क्या है? तो क्या है आपका? जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बचने के लिए एक प्रभावी का तरीका क्या है? आप टीका लगवा लीजिए, टीकाकरण करा लीजिए, भाई आपके रोग खत्म। जैसे बहुत सारे होते हैं। फिर बात करते हैं 235 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है ध्वनि की चाल। ध्वनि ध्वनि एक प्रकार की है आपकी यांत्रिक ऊर्जा है जिसके संरचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि चाल किस माध्यम से सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक क्या होती है? ध्वनि की चाल हमारी क्या होती है? सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर आपकी क्या होती है? द्रव्य में, और फिर आपकी गैस में। तो क्या हो जाएगा? किसमें? ठोस में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ही पूछा गया है यदि एक ध्वनि तरंग का आवर्त काल कितना है? 0.01। आवर्त काल का मतलब समझते हैं? टी, टाइम कितना है? टी दिया गया हमारा, टी दिया गया आवर्त काल, टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, आवर्ती और आवर्तकाल। देखिए, एक आपका फॉर्मूला होता है आवर्ती और आवर्तकाल के बीच का फॉर्मूला होता है, ये एफ से आवर्ती को डिनोट करते हैं और टी से क्या करते हैं? हमारा आवर्तकाल को। तो एफ इज इक्वल टू 1/टी। तो हमसे पूछा गया कि आवर्ती बताइए, तो ये फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हैं। 1/टी करेंगे तो कितना है? 0.01। तो ये हटेगा तो ऊपर कितना बढ़ेगा? 2 जीरो बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक ध्वनि की प्रबलता
उसके आयाम पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह उसके आयाम पर निर्भर करती है। यदि एक ध्वनि तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रबलता आधी हो जाएगी। देखिए प्रबलता क्या है, अभी बोला गया जो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो जब प्रबलता, तो क्या है, जब आयाम 2 गुना कर दिया जाएगा तो प्रबलता भी क्या होगी, प्रबलता भी उसके आयाम पर, तो प्रबलता भी 2 गुनी हो जाएगी। यदि आयाम 2 गुना हो जाएगा तो प्रबलता कितना, जब 2 गुना होती थी तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रबलता हमारी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है आप तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला बेस्ड पे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है एक ध्वनि स्रोत 20 हर्ट्ज की आवृत्ति, कितनी आवृत्ति दी गई है, अब पूछा गया है आवृत्ति के कंपन करता है, इस आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल, अभी आवर्तकाल को काहे से डिफाइन करते हैं? टी से करते हैं। और आवर्ती हमारी क्या होती है? आवर्ती हमारी क्या होती है? आवर्ती एफ होती है, फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो टी इज इक्वल टू 1/f होता है। टी इज इक्वल टू 1/f। अब फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी गई? 20 हर्ट्ज आवर्तकाल पूछा है, तो टी इज इक्वल टू 1/200, कितना? 200। अब हम भाग कर दें इसको तो क्या आएगा? 0.005 आएगा, तो 0.055 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पराश्रव्य क्या होती है हमारी? पराशर, पराश्रव्य तरंग को उपयोग किस में होता है? चिकित्सा निदान, धातुओं से दरारें ढूंढना, अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग, उपयुक्त सभी। तो पता है जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका उपयोग क्या होता है हमारा? कई क्षेत्रों में होता है। जैसे आपका जो चिकित्सा निदान होता है, मेडिकल डायग्नोसिस होती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं भाई, इमेजिंग के लिए। जो धातुओं के दरारें, अब ठीक है, और चिकित्सा क्षेत्र में जैसे हमने बोला छवियां प्राप्त करना, अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो ये क्या आएगा हमारा? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सभी में किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी ध्वनि है जिसका उपयोग सोनार, SONA, सोनार नामक तकनीक में किया जाता है, जो समुद्र की गहराई मापने या पनडुब्बियों की पता लगाने के लिए करता है? तो ये तो हम सभी को बता चुके हैं, ये आपका सोनार आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो सोनार किस में आता है? पराश्रव्य तरंगों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? सभी को पता है क्या होता है? 17 पॉइंट, दिया ही नहीं गया भाई, 17.2 होता है। अब 17.2 नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे? 16.6 मीटर हो जाता है, उसी के अप्रॉक्स मान लेते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर, डॉक्टर तो सभी लोग जानते हो, डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने स्थितियों को अपने कान में लगाते हैं, तुम्हारे नापने आ जाते हैं कि क्या मदार, तो उससे क्या नापते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, अनुनाद, ध्वनि का अवशेषण किस सिद्धांत पे करता है? तो देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है हमारा, वह ध्वनि बार बार परावर्तित होकर, पहले हमारा परावर्तित होकर क्या, जो हमारे धड़कती है वो उसमें जो स्टेथोस्कोप में होती है डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, और इस प्रक्रिया का बहुल आपका परावर्तन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी कमरे में बहुत अधिक प्रतिध्वनि इको सुनाई देते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए रिवर्बेशन कहते हैं इसको, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है आपका, अनुनादन। ठीक है, अनुनादन जिसको रिवर्बेशन बोलते हैं। जब किसी कमरे में हम बोलते हैं प्रतिबार उनको वही आपस में हमें क्या है, वापस हमें आवाज सुनाई देती है, तो उसे अनुरणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखिए अनुरणन। ठीक है, रिवर्बेशन। और फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों में पता है कि क्या होता है आपका? वायु कलिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव शरीर में
रक्त जो कि एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है का मुख्य क्या है? भोजन को पचाना, शरीर को ऊष्मा देना, ऑक्सीजन पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन, या शरीर को सहारा देना। तो क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श दर्पण क्या होता है? तो देखिए, एक आदर्श दर्पण वह होता है जो उस पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की क्या होती है? प्रकाश को, जो जैसे कोई भी दर्पण होता है उस पर सारी प्रकाश की रेखाएं पड़ी, उनको क्या करता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। तो 100% परावर्तन करने वाली युक्ति। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन है? अब पार्श्व परिवर्तन का लेटरल क्या होता है? लेटरल, अब यही नहीं पता होगा। लेटरल इन्वर्जन, जिसमें क्या होता है? दर्पण के किसी वस्तु का बायां क्या होता है? बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बाईं दिशा दिखाई देते हैं। तो ऐसे अक्षर हमारे कितने हैं? 11 हैं। और कौन कौन से हैं भाई? आई है आपका, एम है, ए है, एच है, ओ है, टी है, यू है, वी हो गया आपका, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। ये सारे क्या है हमारे? जब हम दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देते हैं। ठीक है, बाएं का दायां, दाएं का बायां। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन का। कह रहा है गोलीय गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है 249 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का क्या होता है? अपसारी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि 200 प्लस, अब देखिए हम 200 प्लस छू चुके हैं। क्या है? 200 प्लस वाले क्वेश्चन पे 250 वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है 250 नंबर पे आ गए, वही तो मैं कह रहा था। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो आप क्या बोलोगे? बहुत लोग बोलेंगे कि सर जब वक्रता दिया गया है तो वक्रता केंद्र पर ही बना दीजिए। तो हमने कहा दी, बना देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है आवर्धन? देखिए, आवर्धन क्षमता जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमारी क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जिसका m, और ये हमेशा क्या होता है? 1 का रेशियो रहता है। तो 1 रेशियो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 252 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं? तो आप क्या बोलोगे? फोकस पर मिलती हैं। किस पे मिलती हैं? फोकस पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन 253 नंबर, ट्रक चालक के पास बाहर की ओर कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ट्रक वगैरह चलाते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। कितना? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। जैसे जो ट्रक होते हैं या आपके जो कोई भी अन्य वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल, कार में चालक के पास साइड मिरर के रूप में क्या होता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण से बाहर की ओर मुड़ा होता है, जिससे क्या है? हम बड़े क्षेत्र को सीधा और प्रतिबिंब दिखता है। इससे हमें क्या मदद मिलती है? जो पीछे आने वाले वाहन को देखने में मदद मिलती है। हम देख लेते हैं कि भाई हाँ, पीछे से ये वाहन आ रहा है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है परावर्तन के नियम किस प्रकार के दर्पण पर लागू होते हैं? तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? कोई भी दर्पण हो, सब पे लागू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 255 नंबर कह रहा है दांत विशेषज्ञ, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये आपका पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। तो हमारे होते हैं जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं 256 नंबर की। कह रहा है इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्त्र में छिद्र करने पर क्या होता है? क्या होता है बताइए?
विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा से प्रतिवर्त होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में प्रतिवर्तित होती है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं 257 नंबर क्वेश्चन की। अब 257 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितने क्वेश्चन कर डाले हम लोग, और आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस देखना है इसको। विद्युत चुंबक में कौन सा परिवर्तन होता है? तो विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 258 नंबर कह रहा है विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन के ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? तो आप क्या बोलोगे, रासायनिक ऊर्जा में होता है। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपको ऊर्जा का मात्रक पता है क्या है, जूल है। तो आपको सिंपल सा टिक करना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 10 क्वेश्चन और हमारे बच्चे हैं, तो जल्दी से समाप्त कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में दिए हुए परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को कहते हैं। तो क्या बोलोगे, संचित ऊर्जा को क्या होती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में जैसे ऊंचाई या उसकी आकृति। तो आप सिंपल सा समझिए कि ऑप्शन नंबर 2। 261 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब किसी माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं वो ध्वनि ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने आपके नहीं इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ लीजिए। 262 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण किस उदाहरण से स्थित होता है? विद्युत मोटर पंखे में, जलती हुई मोमबत्ती में, इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने में, पटाखों के छुड़ाने में। तो क्या आप बोलोगे, जो इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा, हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। फिर बात कर रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान कर सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो देखिए माइक्रोफोन में अभी हमने बताया, माइक्रोफोन में क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत पावर पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा। तो 1 का 2, 2 का 3, और ये क्या है अब 3। विद्युत सेल का क्या हो जाएगा, पेशीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा। साइकिल चलाना आपका क्या होगा, साइकिल चलाने, इसका क्या है, ये हमारा विद्युत सेल का रासायनिक। ठीक है, और साइकिल चलाने का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा ईंधन भूमिगत नहीं है? देखिए सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है हमारी, और यह भूमिगत नहीं है। कहां से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। ठीक है, जो आपका पेट्रोल है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, ये सब क्या है, जमीन से ही तो प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी के नीचे से निकाले जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं 265 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो आप क्या बोलोगे, पंखों को चलाने के लिए क्या है, बिजली का ही प्रयोग करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशीनों के पुर्जे किस कारण खराब हो जाते हैं? अधिक उपयोग। अब पता है ना मशीनों के पुर्जे किस कारण, जब उसमें घर्षण के कारण होते हैं। जब ज्यादा घर्षण हो जाता है, जब ठीक है, घर्षण क्या होता है, वह बल होता है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उनकी गति का विरोध करता है। 267 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल प्राप्त से गिरता हुआ पानी किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये क्या है हमारा, जल प्राप्त से गिरता हुआ पानी गति में होता है। किसी वस्तु के उसे गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बांध से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण है? सभी को पता है, सबसे पहले स्थितिज, फिर गतिज और फिर विद्युत। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा क्या है, ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, ऊर्जा हमेशा घटती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है पर नष्ट नहीं होती है।
और ये आपका ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा ही होती है। तो आप क्या बोलोगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है पर नष्ट नहीं होती है। तो ये थे हमारे 269 क्वेश्चन, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपने अगर इतना पढ़ लिया तो मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कि आप 30 नंबर करके ही आओगे। ठीक है, ये हमारी जो मिश्रण जी उनकी उत्तर माला है, आपकी बिल्कुल उत्तर माला जो है, उत्तर माला परफेक्ट है। सिर्फ आपके जो है 269 में से 7 या 5 या 6 क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने आपकी, देखिए आप इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, टिक करके, या आपको वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और ये आपकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, एनएमएस अड्डा, और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और इन दोनों का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखिए इतनी मेहनत से आपकी वीडियो बनाई गई, तो पूरी वीडियो देखिएगा, और साथ में देखिए मेहनत से बनाई गई, तो आपको सिर्फ प्यार में क्या देना है, आपको वीडियो को प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं आप वहां भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी तक पहुंच सकता है, सभी को मदद मिल सकती है। बस मेरा इतना ही मोटिव है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हाँ, एक पार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने हैं। ऐसे ही हमने मैथ्स के भी पार्ट 2 बनाए हैं इंपॉर्टेंट, और अभी मैं आगे आपके सामाजिक विज्ञान के भी लेके आऊंगा, और आपके रीजनिंग के भी पार्ट लेके आऊंगा। रीजनिंग का आपका मैराथन क्लासेस लेके ही आऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।